इंट्रोडक्शन दे दिया। अच्छा, आवाज आ रही है मेरी सबको? Yep, Kash bhai, you are audible. ठीक है। थैंक यू। अच्छा यार, बाकी तो मैंने सारा कुछ बता दिया कि क्या सीन है क्या नहीं है एंड्रॉयड सीखो के बारे में। तो ग्लोबली मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूँ एक मिनट। जी सबको स्क्रीन मेरी नजर आ रही है? Yep. अच्छा, मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ पहले। मेरा नाम काशिफ महमूद है और मैं करंटली मोबाइल इंजीनियरिंग लीड हूँ मरकज टेक्नोलॉजीज वासी W2022 में। तो बेसिकली मेरा तकरीबन अराउंड 5 to 6 years ऑफ एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में। इसमें फ्रीलांस भी है और इसमें जो है फुल टाइम एक्सपीरियंसेस भी हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ वर्ल्ड वाइड स्टार्टअप्स के साथ मैंने कंसल्टिंग वर्क किया हुआ है, एस टी केस वगैरह डेवलप किए हुए हैं। 3 से 4 दफ़ा मुझे कोटलिन ऑफिशियल से फीचर भी किया गया है फॉर माई वर्क ऑन कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म मोबाइल, जेटपैक कंपोज, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, एंड्रॉयड वीकली में, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें मैंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें नाउ एन एंड्रॉयड ऐप है गूगल की ऑफिशियल, जो एक सॉर्ट ऑफ एग्जांपल ऐप है आर्किटेक्चर के लिए। और इस तरह के छोटे मोटे और भी बहुत सारे काम मैंने किए हुए हैं। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था। बाकी जैसे कि मैंने बताया कि एंड्रॉयड सीखो जो है गूगल की तरफ से आपके लिए एक काइंड ऑफ प्रोग्राम है जिससे आप एंड्रॉयड सीख सकते हो। बाकी इंटरनेशनली इसको कंपोज कैंप के हवाले से भी जाना जाता है। डिफरेंट नाम्स होते हैं डिफरेंट रीजन के अंदर। तो बेसिक जो इसका मकसद है वो ये है कि आप लोगों को एंड्रॉयड सिखाया जाए। तो एंड्रॉयड सिखाने के पीछे रीज़न क्या है? तो अगर मैं एशिया की बात करूं तो अराउंड 75% ऑफ मोबाइल यूजर्स एंड्रॉयड यूज़ करते हैं और iOS अराउंड 25% है। बाकी सारे जो ओ एस एस हैं उसमें काई ओ एस है वगैरह वगैरह काफ़ी सारे हैं। तो सारे 25% है, जबकि 75% लोग जो हैं सिर्फ एंड्रॉयड यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसलिए अगर आपने ऐप डेवलपर बनना है और आप एक लार्जर ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं तो एंड्रॉयड जो है वो आपकी की है। इसके अलावा एक और चीज़ जो है जिसको प्रमोट किया जा रहा है और जो एक रीज़न है एंड्रॉयड सीखो जैसे प्रोग्राम्स के लिए, वो है Google जो यूआई किट है। अगर किसी ने पहले काम किया हो एंड्रॉयड पे तो उसने एक्सएमएल यूज की होगी यूआई फ्रेमवर्क्स के, यूआई फ्रेम एज अ यूआई फ्रेमवर्क, जिसमें आप अगर कोई एक चीज बनाते हो तो आपको 10 जगह उसकी पहले सेटिंग्स करनी पड़ती हैं, उसके लेआउट बनाने पड़ते हैं, कोई 100-200 लाइन का कोड लिखना पड़ता है, फिर आप जाके एक बटन बनाने के काबिल होते हो। जबकि ऑन द अदर हैंड अगर हम जेटपैक कंपोज की बात करें जो कि एक डिक्लेरेटिव फ्रेमवर्क है, तो उसमें आप वही काम जो है विद इन 4 to 5 मिनट्स कर सकते हो। तो दीज आर फ्यू थिंग्स जो कि एंड्रॉयड सीखो के लिए आप अ, एक बैकग्राउंड है कि एंड्रॉयड सीखो क्यों है और वैसे इंटरनेशनली इसको कैसे जाता है या क्या इसके मुहरक़ात हैं। तो इस सेशन को चलाने के लिए हमारे पास तो 3 ऑप्शंस हैं। मेरे पास वक्त 3 स्लाइड्स खुली हुई हैं डिफरेंट तरह की। एक ये है जो आपके सामने इस वक्त विजिबल है, जिसमें हम ये जान सकते हैं कि जो आपके फर्स्ट 2 फेजेस हैं
इस एंड्रॉयड सीखो के चैलेंज के, जिसमें बेसिक ऑफ कोटलिन है और यूआई बिल्डिंग की डिफरेंट चीज़ें हैं, वो हम जान सकते हैं। दूसरा, हम कोटलिन को इन डेप्थ देख सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो है, हम पहले एंड्रॉयड सीखो के एक दफ़ा गो थ्रू सो करते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू काशी भाई, हाँ, इफ यू आर मूविंग योर स्लाइड्स, आपकी स्लाइड्स मूव नहीं कर रही, नहीं नहीं, मैं भी तो आपसे इसकी वजह से है। मशवरा कर रहा हूँ कि आप मुझे बता दें कि आप क्या चाहते हैं, किस तरह से हम इसको कंडक्ट करें। द पर्पस ऑफ दिस सेशन इज कि आपको थोड़ा बहुत एंड्रॉइड के ऊपर लेके जाया जाए। थोड़ी बहुत हम लाइव कोडिंग करेंगे, कुछ एक छोटी सी बटन काउंटर ऐप बना लेंगे, जिससे आपके फर्स्ट टू जो वो हैं इस यूनिट। चैलेंज के फेजेस हैं, यूनिट्स हैं, वो क्लियर हो जाएंगे। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि जो आपके यूनिट्स हैं उसमें क्या चीज़ है, उसमें क्या वर्क करा। अच्छा, तो कुछ एक स्टूडेंट ने ये भी कहा है कि XML फॉर यूआई डिज़ाइन, तो आई थिंक गूगल जो है वो जेटपैक कंपोज और कॉटलिन को प्रेफर कर रहा है और उनको ही लाइक प्रोमोट कर रहा है। तो जो यूनिट्स हैं वो भी आपके उसी में ही हैं। तो आपका जो यूआई डिज़ाइन है वो जेटपैक कंपोज में ही है। तो आई थिंक उसी के साथ अगर कंटिन्यू किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो बेसिकली बात यह है कि आप जब एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल लैंग्वेजेस यूज कर रहे होते हो, अगर आप फुल स्टैक डेवलपमेंट में काम किया है, हालांकि वो जावास्क्रिप्ट ही होती है, लेकिन फिर भी आपको जब बैक एंड फोर्थ मूव करना पड़ता है तो थोड़ा आपका माइंड जो है चकरा जाता है। तो इसलिए हम जो एंड्रॉयड टैब्स हैं खासकर, तो हमें जब XML को जावा या कोटलिन से कनेक्ट करना पड़ता था, फिर इसके लिए डिफरेंट चीज़ें होती थी, साइकिल व्यूज वगैरह, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता था। तो जेटपैक कंपोज जब से आया है, जो कि आपका इस सारी चैनल के अंदर जिसको यूज़ करके आप यूआई वगैरह बना रहे होगे, सॉरी, तो वो जो है आप कोटलिन में है। तो सिंगल लैंग्वेज को यूज़ करके आप कंप्लीट ऐप बना सकते हो। ना आपको XML यूज़ करनी पड़ेगी, ना ही कोई और चीज़ इस तरह से यूज़ करनी पड़ेगी। तो हम स्लाइड्स पे जाते हैं सीधा। तो पहले हम एक दफ़ा एंड्रॉयड सीखो को देख लेते हैं कि उसमें जो आपकी यूनिट्स हैं उसमें क्या है और कैसे जो है वो सारा कुछ सीन चल रहा है। कि मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबको? यस कैशु भाई। अच्छा, एंड्रॉयड सीखो जैसे कि मैंने बताया कि आपको एक सेल्फ स्टडी प्रोग्राम है, जिसके थ्रू आप जो है जेटपैक कंपोज लर्न करोगे, और जेटपैक कंपोज के थ्रू आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखोगे। जेटपैक कंपोज बेसिकली आपका एक यूआई फ्रेमवर्क है, जैसे रिएक्ट है या स्विफ्ट यूआई है या व्यू जेएस है, इस तरह के जो डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं। तो इसको यूज करके आप बेसिकली अपना जो आपका यूआई होगा ऐप का, वो यूज कर सकते हो। लेकिन जेटपैक कंपोज लिमिटेड नहीं है टू यूआई, क्योंकि अगर आप इसको इन डेप्थ जब देखोगे तो आप इसके साथ और बहुत सारे काम कर सकते हो। एंड देयर इज अ फोर्क ऑफ जेटपैक कंपोज मेड बाय जेटब्रेन्स, जो कि आप जेटपैक कंपोज को का कोड यूज करके iOS एप्स, डेस्कटॉप एप्स, वेब एप्स तक बना सकते हो। तो अगर आप जेटपैक कंपोज को यूज करके एक एंड्रॉयड ऐप डिजाइन कर लेते हो, तो आप थोड़ा सा और उसको इन डेप्थ जाके उस ऐप को iOS या डेस्कटॉप वगैरह पे भी चला सकते हो। तो नेक्स्ट थिंग इज कि आपका इसके लिए चीज़ें क्या होनी चाहिए। उसमें सबसे पहले, जैसे कि मैंने बताया, कि आपका गूगल डेवलपर्स अकाउंट होना चाहिए, जो कि वेरी इजी है। आपने बस इस लिंक पे जाके साइन इन करना है और आपकी प्रोफाइल जनरेट हो जाएगी। उसके बाद आपने जो एंड्रॉयड सीखो सीजन 2 है उसके रजिस्टर करना है, पाँचों यूनिट्स को कंप्लीट करना है, फ्लैग की चैनल को ज्वाइन करना है। और जो आपके पैजेस हैं, बेसिकली जब आप कोई एक यूनिट कंप्लीट करोगे तो आपको एक पैज मिलेगा, जो कि उसका कंप्लीशन एक काइंड ऑफ सर्टिफिकेट समझ लें हो जाएगा। तो वो जो आप 5 कंप्लीट कर लोगे, देन
आपका ये जो चैलेंज है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं इस चैलेंज के, जिसमें है कि आपको बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी होनी चाहिए, जो कि आई गेस सबको होगी इस वक्त। मैथ्स इतने अहम नहीं है, पर जब आप डीप डाइव करोगे एनिमेशंस में तो थोड़ी बहुत मैथ की आपको जरूरत पड़ेगी। देन देयर इज एन एंड्रॉइड स्टूडियो कि आपका आईडी है, और इस आईडी को यूज करके आप एंड्रॉइड एप्स वगैरह बनाते हो। एंड देन यू हैव इंटरनेट कनेक्शन, और एंड्रॉइड डिवाइस होना या ना होना जरूरी नहीं है। अगर आपके पास है तो इट्स गुड, अगर नहीं भी है तो आप एमुलेटर यूज कर सकते हो। उसके बाद आपका करिकुलम है जो कि आप बाद में ग्रुप से ले सकते हो। तो फर्स्ट यूनिट को अगर हम देखें तो फर्स्ट यूनिट में तीन चीजें हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू कोटलिन, एंड देन एंड्रॉइड स्टूडियो का सेटअप है, और एक बेसिक लेआउट है। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग हैं, अगर आप लोग बता सको जल्दी से, कि जिनको प्रीवियसली एंड्रॉइड या कोटलिन का कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। अगर ज्यादा लोग हैं तो देन हम इसको स्किप करेंगे, वरना हम इसको थोड़ा इन डिटेल्स देख लेंगे ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए कि हाउ कोटलिन वर्क्स एंड हाउ एंड्रॉइड स्टूडियो वर्क्स एंड हाउ बेसिक लेआउट्स आर बिल्ट इन एंड्रॉइड स्टूडियो। तो ये बस जल्दी जल्दी हाजिरी लगाएं, फिर अच्छी अच्छी कोडिंग करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत कम लोग हैं, तो हम थोड़ा सा कोडिंग को एक्सप्लोर कर लेते हैं। उसके बाद जो है हम अपना स्टूडियो को देख लेंगे, और फिर हम अपनी एप्स की तरफ जाएंगे। अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा सा इस दूसरी अपनी स्लाइड शेयर करता हूँ आपसे। ठीक है, मेरी स्लाइड्स विजिबल है आप लोगों को? अच्छा, सो बेसिकली कोटलिन है क्या? अगर इसको मैं सिंपल टर्म्स में डिफाइन करूं, तो जब कोटलिन बनी थी तो आप कह सकते हैं कि जावा को थोड़ा सा साफ करके उसमें थोड़ी सी नई चीजें डाल के तो उन्होंने कहा जी ये अच्छे वाला जावा है। मतलब जावा की जो चीजें थी जो जिनमें थोड़े बहुत इश्यूज थे, तो उन्होंने वो निकाल दी और कुछ बेहतर चीजें डाल के एक नई लैंग्वेज बना दी। बट ओवर द इयर्स कोटलिन इतनी मैच्योर हो चुकी है कि वो जावा की इंस्पिरेशन बनने के बजाय, सॉरी, वो जावा से इंस्पिरेशन लेने के बजाय जावा कोटलिन से इंस्पिरेशन ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल बहुत से ऐसे ये फीचर्स हैं कोटलिन के जो कि पहले जावा में नहीं थे, लेकिन जावा 20 में बहुत सारी चीजें जो कि कोटलिन की थी, जावा ने सॉर्ट ऑफ कॉपी की हैं या इंस्पिरेशन ली है। तो कोटलिन जो है 2018 से एंड्रॉयड की डिफॉल्ट लैंग्वेज है, और कोटलिन में बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोटलिन सीखते हो तो कोटलिन सीख के सिर्फ आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट नहीं कर सकते, आप बैक एंड डेवलपमेंट भी कर सकते हो, आप फ्रंट एंड भी कर सकते हो यूजिंग जेटपैक कंपोज। आप iOS ऐप्स बना सकते हो, आप एंड्रॉयड ऐप्स बना सकते हो, आप डेस्कटॉप ऐप्स बना सकते हो, सर्वर साइड पे यूज कर सकते हो। तो इफ यू लर्न कोटलिन देन आप कुछ भी कर सकते हो। उमैर ने थोड़ा डीपली एक्सप्लेन कर दिया, तो वो ज्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन आई गेस। अच्छा, कोटलिन की हिस्ट्री थोड़ी देखते हैं कि कोटलिन जो थी ऑफिशियली डिजाइन की गई थी जेटब्रेंच से। जो मैं जरा कैमरा ऑन करना भूल गया हूँ अपना, सॉरी। मुझे लगता है कि जब आपका कैमरा ऑन होता है तो आपकी ऑडियंस जो है आपसे ज़्यादा इंटरेक्ट करती है, और जब आपका कैमरा ऑन नहीं होता तो वो जो इंटरेक्शन होती है वो उस तरह से नहीं हो रही होती। तो मैं यहाँ पे हाथ वगैरह हिला रहा था, लेकिन आप लोगों को शायद वो नज़र नहीं आ रहा था। अच्छा, तो कोटलिन ऑफिशियली जब डिज़ाइन हुई थी वो जेट ब्रेन्स ने डिज़ाइन की थी इन आई थिंक 2012। इसका जो ऑफिशियल एक वाइट पेपर काइंड ऑफ था वो पब्लिश हुआ था। उसके बाद सिंस 2017 2018 ये एंड्रॉयड की ऑफिशियल लैंग्वेज है। उसके बाद इन्होंने एंड्रॉयड वालों ने कहा यार जावा जो है
हमारे लिए एक बोटलनेक बनता जा रहा है। तो गूगल इस वक्त बैकएंड पे भी यूज कर रहा है कोटलिन, एंड्रॉयड पे भी कोटलिन यूज कर रहा है, मतलब उन्होंने हर जगह कोटलिन यूज करनी शुरू कर दी है। तो सी का एक पार्ट था कि जेटपैक कंपोज उन्होंने बनाया और एक्सएमएल को कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया कोटलिन से, जेटपैक कंपोज से। उसके बाद जो इस वक्त लास्ट स्टेप है, जो कि एक कोलेबोरेशन है सॉर्ट ऑफ गूगल और जेटब्रेन्स के दरमियान, वो कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म है। तो करंटली जहाँ मैं काम कर रहा हूँ मर्कज टेक्नोलॉजीज में, तो हम कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं और हमारी जितनी भी एप्स हैं कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म में है। तो बेसिकली हम करते क्या हैं कि हम अपना जो एक एंड्रॉयड ऐप होती है उसको जेटपैक कंपोज में बनाते हैं। हमारी जितनी बिजनेस लॉजिक है वो कोटलिन में होती है। देन हम वही बिजनेस लॉजिक उठा के iOS में यूज़ कर लेते हैं। तो दिस इज काइंड ऑफ एन ओवरव्यू ऑफ कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म। अच्छा, नेक्स्ट चीज है कि वाई कोटलिन, आखिर कोटलिन क्यों? वैसे मैं काफी चीजें बता दी हैं, लेकिन एक ओवरव्यू देते हैं आपको। अब ये एक सिंपल सी एक क्लास है, ठीक है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ये इसका सेकंड पार्ट है, और ये भी इसी का पार्ट है। तो बेसिकली ये एक प्रोग्राम था जो कि मैं बनाया था जब मैं यूनिवर्सिटी में था। ये ब्रेसेस जो है कैलकुलेट करता है और उस तरह की एक चीज करता है। अब ये स्लाइड ये सारा जावा है। देन अगर इसको मैं कोटली में कन्वर्ट करता हूँ, तो यहाँ पे जो टोटल कोड है ये इतना सा है। तो कोटलिन आपके कोड को बहुत कंसाइज कर देती है। साथ में क्योंकि जावा सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती थी, मतलब मैं उसके लिए पहले आपको क्लास बनानी पड़ती है, स्टैटिक वॉइड मेन होता है, और वो सारी चीजें करके आपको एक सिंपल प्रोग्राम के लिए आपको कोई 30 लाइंस का बॉयलप्लेट कोड लिखना पड़ता है, जबकि कोटलिन में ऐसा नहीं था। फिर जी, कंसाइज है। अगर किसी ने जावा के साथ काम किया हो, स्पेशली डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के साथ, तो उसको पता होगा कि नल सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट है। फिर थर्ड चीज ये है कि इंटरऑपरेबल है। जावा कोटलिन के साथ यूज हो सकती है, कोटलिन की क्लास जावा के अंदर यूज हो सकती हैं। और तीसरी चीज जो कि हमने अभी डिस्कस की कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करती है और साथ ही साथ फंक्शनल प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करती है। तो दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ सिंटैक्स ऑफ कोटलिन, ठीक है। आपके पास कीवर्ड होते हैं where, और फिर आप कीवर्ड का नाम लिखते हो और फिर कीवर्ड की वैल्यू लिखते हो, ठीक है। तो अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है क्योंकि उसका नाम वेरिएबल है, तो आप वैर लिखोगे, वेरिएबल का नाम इक्वल और उसकी वैल्यू। इसमें आपने कोई जो है डेटा टाइप नहीं देनी, या आपने कुछ उल्टे सीधे काम नहीं करने जावा की तरह। सिंपल नाम लिखें और वेरिएबल की वैल्यू दे दें। टाइप इन्फ्रेंस है इसके अंदर, ये टाइप खुद डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है कि जो कि कांस्टेंट है, तो आप वैल या कॉन्स्ट यूज कर सकते हो। ये जब आप एंड्रॉइड सीखो की यूनिट्स कर रहे होगे तो ये ज्यादा इन डेप्थ आप पढ़ लोगे कि इनमें डिफरेंस क्या है। टाइप डिफरेंस है कि जब कंपाइल हो रहा होता है आपका कोड, तो वो चेक कर लेता है, अच्छा ये नेम है और इसके आगे स्ट्रिंग लिखी हुई है, तो इसका मतलब है कि इसकी टाइप जो है वो एक स्ट्रिंग होगी। तो ये होती है टाइप इन्फ्रेंस। इसके अंदर डिफरेंट कीवर्ड्स हैं। वैल उसके लिए यूज होता है जब आपने किसी वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होने देनी होती। वैर करेंगे तो वेरिएबल बन जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेट इनिट तब हम कहते हैं कि यहाँ पे अगर आप देखें तो टाइमिंग को बाय डिफॉल्ट में कोई वैल्यू नहीं, मतलब कि जब मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो जब इसकी कोई वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब है कि एक, अच्छा, तो प्रोग्राम को स्टार्ट होते की कोई वैल्यू नहीं होगी, और मैं ऐसे कहा कि बाद में जाके मैं इसको कोई वैल्यू दे दूंगा। तो होता है कि आप आप अपने पहले कंपाइलर के के साथ प्रॉमिस करते हो कि भाई साथ इसके इसकी क्या वैल्यू है, ठीक है। लेकिन आगे जाके मैं तुम्हें बता दूंगा कि इसकी क्या वैल्यू है।
और अगर आप ये प्रॉमिस जो है आपका वो ब्रेक करते हो तो आपका प्रोग्राम जो होता है क्रैश कर जाता है इन सिंपल वर्ड्स। तो दिस इज अ प्रॉमिस दैट यू हैव टू कीप। अच्छा, दूसरी चीज है आपका ये सिंटैक्स, जहाँ पे आपने उसको वैल्यू की टाइप बताई है, साथ एक क्वेश्चन मार्क दे के उसको नल कर दिया। तो इसका ये है कि इसकी हो सकता है कि यार वैल्यू कोई नहीं होनी, ठीक है, मुझे नहीं पता इसकी कभी वैल्यू होगी कि नहीं होगी। अगर होगी तो मैं इसको वैल्यू दे दूंगा, अगर इसकी वैल्यू नहीं होगी तो मैं इसको कोई वैल्यू नहीं दूंगा। इसमें अगर में क्लासेस बनाई हो तो यहाँ पे आपको सेटर्स बनाने पड़ते हैं, गेटर्स बनाने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कीवर्ड है डाटा का। तो डाटा बेसिकली क्या करता है, जब आप किसी क्लास के साथ डाटा लगा देते हो तो कोटलिन कहती है अच्छा ये जो क्लास है तो यार इसके अंदर बहुत सारे ना डाटा फील्ड्स होंगी, वेरिएबल्स होंगे, तो मुझे क्या करना है कि इनके जो सेटर्स गेटर्स और वो सारी चीजें हैं वो खुद जनरेट करनी है। तो ये डाटा क्लास बन जाती है। ऑब्वियसली इसमें और बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं, पढ़ोगे तो तब आपको क्लियर होंगे। अच्छा, वैल को मैं वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप का कीवर्ड यूज करते हो तो उसको रन टाइम पे आप मॉडिफाई कर सकते हो, मतलब उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर कॉन्स्ट कर देते हो आप तो कॉन्स्ट जो है वो कंपाइल टाइम पे उसको वैल्यू देता है, और कंपाइल टाइम पे जो उसको वैल्यू मिल जाती है उसके बाद वो चेंज नहीं हो सकती। सो बेसिकली होता क्या है कि वैल में अगर किसी कीवर्ड के साथ है तो उसकी वैल्यू जब आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा उस वक्त असाइन होगी, लेकिन कॉस्ट की वैल्यू जो है वो कंपाइल टाइम पे असाइन हो जाएगी। तो यही डिफरेंस है। सेम लेनेट लेट इन इट वेर। और दूसरी चीज है बायलेजी, इसको हमने पीछे डिस्कस नहीं किया। तो बायलेजी क्या करता है कि आपके वेरिएबल को इनिशियलाइज ही नहीं करता। आपका वेरिएबल सिर्फ तब इनिशियलाइज होता है जब उसकी जरूरत पड़ती है। तो अगर आपका कोई ऐसा प्रोग्राम है कि जिसके अंदर, या कोई ऐसी ऐप है जिसके अंदर आपको मेमोरी की एफिशिएंसी चाहिए, तो और आप चाहते हो कि कुछ वेरिएबल्स हैं जो कि शायद कभी इनिशियलाइज ही ना हो, मतलब उनकी कभी जरूरत ही नहीं पड़े थ्रू आउट द ऐप, तो आप उनको वैल्यू बाय लेजी देते हो। तो वो लेजी पड़े रहते हैं, और जब उनको उठा नहीं तो वो पड़े रहते हैं। तो दिस इज बाय लेजी इनिशियलाइजेशन। अच्छा, इसी तरह और डिफरेंट जैसे ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस ए या प्लस प्लस ए प्लस प्लस, ए प्लस माइनस, तो ये सारे डिफरेंट ऑपरेटर्स से उसी तरह इधर भी हैं। लेकिन कुछ हैं जैसे ये रेंज ऑपरेटर है, तो ये बताता है कि ए टू बी या पॉइंट ए टू बी फ्रॉम, अगर मैं कहता हूँ 1 to 10 फॉर का एक लूप है, मैं उसको रेंज देनी है, तो मैं क्या करूँगा 1 to 10, तो डॉट डॉट लगा के इस तरह से आप रेंज कर सकते हो। अच्छा, सेम जैसे बाकी लैंग्वेजेस में होते हैं कंट्रोल फ्लो, इसमें भी है फॉर वाइल डू वाइल। लेकिन क्योंकि कोटलिन एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है कि आपको बहुत सारे फंक्शंस बिल्ट इन उस लैंग्वेज में मिलते हैं कि जो आप यूज करके अपने जो रेगुलर वर्कफ्लोज होते हैं उनको थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। उसमें फिल्टर है, फॉर ईच है, फॉर ईच इंडेक्स्ड है, मैप, फ्लैट मैप। ये जब आप इंडेक्स पढ़ोगे तो फिर ये आप समझ जाओगे। फिर उसके बाद हमारे पास स्विच का अल्टरनेटिव है कोटलिन के अंदर, जिसको हम व्हेन एक्सप्रेशन से शो करते हैं। तो अगेन कंसाइसनेस है, आपको ब्रेक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एक्स्ट्रा केस 3 कोलन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल 1 2 3 4 5 6 लिखना है और उसको डिस्प्ले करवा देना है। तो कोटलिन की सक्सेस की एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि वो बहुत कंसाइज थी। क्योंकि अगर हम जावा में कोई ऐप बना रहे होते हैं तो बहुत सारा कोड हमें खामखा लिखना पड़ता है, जिसकी कोई तुक नहीं बनती कि इसको क्यों यूज किया गया। तो उस चीज को खत्म किया कोटलिन ने, और वो एक बहुत बड़ी वजह बन गई कोटलिन की सक्सेस की। राइट लेस एंड डू मोर। फिर अच्छा, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई बात जहन में आ रही है तो कर लें, नहीं तो हम आगे मूव करते हैं।
कोटलिन के हवाले से, या कोटलिन की हिस्ट्री, या जावा के ऊपर कोटलिन को प्रेफरेंस क्यों मिली, कोटलिन जो है वो डिफॉल्ट लैंग्वेज क्यों बनी एंड्रॉयड की, या उसकी जो सिंटैक्स के हवाले से हमने चीज़ें देखी हैं, उसके बारे में कोई क्वेश्चन है? जब कोई क्वेश्चन नहीं होता तो फिर उसके दो ही मतलब होते हैं, या तो ऑल क्लियर है, या फिर कुछ भी क्लियर नहीं है। जी मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आपको ये स्लाइड्स मिल जाएंगी, ये ऑलरेडी अपलोडेड हैं स्पीकर डेक पे, और आप वहां से देख सकते हो। अच्छा, इंट और नल का जो यूज केस है वो ये है कि अगर आपके पास, आपने डीबी से कुछ लिया या आपने नेटवर्क से कोई वैल्यू ली है, तो आप कहते हो कि यार बाज औकात ऐसा हो सकता है कि मेरा सर्वर से कनेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाए, और जो मुझे वैल्यू मिलनी है वो शायद कभी मिले ही ना। तो इससे में क्या हुआ कि आपको कोई एरर आ जाएगी, तो उसके रिस्पॉन्स के बेस के ऊपर आपने जो काम करना था वो नहीं हो पाएगा, वहां पे आपकी वैल्यू नल आ जाएगी। तो जब आप किसी करते हो, तो बेसिकली इस चीज से आप एक वेरिएबल को नलेबल बनाते हो, मतलब कि ये वेरिएबल जो है इसकी वैल्यू कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त पे नल हो सकती है। तो इसके ऊपर आगे जाके आप बहुत सारे चेक्स लगा सकते हो इसी इस नलेबिलिटी पे। तो हमने शुरू में पढ़ा था कि कोटलिन नल सेफ लैंग्वेज है। ऑब्वियसली अगर आप अच्छा कोड नहीं लिखते हो फिर तो वो नल सेफ नहीं होगी, लेकिन आप अच्छा कोड लिखते हो, उस हिसाब से लिखते हो जिस हिसाब से कोटलिन आपको नलेबिलिटी के लिए सेफ्टी प्रोवाइड करती है, तो फिर आप नल सेफ रह सकते हो। तो ये उस चीज को आपको हैंडल करने में मदद करता है। चलें आगे मूव करते हैं। तो जब हम किसी फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, और क्योंकि कोटलिन एक बहुत फन लैंग्वेज है, तो कोटलिन वालों ने कहा चलो यार हम फंक्शन डिक्लेरेशन के लिए कीवर्ड देते हैं जो कि है ही फन। तो आपने जब कोई फंक्शन डिक्लेयर करना है तो आप शुरू में कीवर्ड लगाते हो फन, उसके बाद आपके फंक्शन का नाम होता है, और उसके बाद आपके पैरामीटर्स। तो यहाँ पे जैसे मैं पैरामीटर 1 है, कॉलन लगा के मैं उसकी टाइप दी, पैरामीटर 2 कॉलन लगा के उसकी टाइप, फिर कॉलन लगाया, एंड पे फंक्शन, ये हमारा फंक्शन सिग्नेचर कंप्लीट हो गया सॉर्ट ऑफ। और उसके ऊपर हमने उसकी रिटर्न टाइप बता के, ये हमारी पूरी एक हमारा फंक्शन का सिग्नेचर हो गया कि इसके दो पैरामीटर्स हैं, एक स्ट्रिंग टाइप है एक int टाइप है। इसकी जो रिटर्न टाइप है वो स्ट्रिंग है, और बाकी जो आप रिटर्न करते हो सिंपल उस तरह से आपने रिटर्न कर दिया। इसी तरह नॉन वैल्यू रिटर्निंग फंक्शंस हैं जिसमें आप रिटर्न नहीं करते हो, सेम पॉइंट सेम थिंग, बस आपने रिटर्न टाइप नहीं लगानी इसके अंदर। अच्छा, ये हमारा एक ओवरव्यू था कोटलिन का। तो इतने से आप शुरू कर सकते हो अपनी एंड्रॉइड ऐप में, अगर आपको इतना आ गया। इसके बाद क्लासेस हैं, और वो आप एक्सप्लोर एक्सप्लोर करके देख सकते हो कि क्लासेस कैसे काम करती हैं एंड्रॉइड के अंदर। लेकिन ये एक बेसिक ओवरव्यू था कोटलिन का। सिंस यू आर ऑल CS स्टूडेंट्स, तो मेरे ख्याल में इतना देख के आपको कोडिंग करने में आ जानी चाहिए। अच्छा, एंड्रॉइड के अंदर एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जिसको हम कहते हैं एक्टिविटी। तो आपकी जो एक स्क्रीन होती है उसको हम एक एक्टिविटी कहते हैं। यहाँ पे आपको जितना भी नजर आ रहा है ये बेसिकली एक एक्टिविटी है। जो आपकी एक सिंगल स्क्रीन है वो एक एक्टिविटी है, एक सिंगल पॉइंट ऑफ यूजर इंटरेक्शन जिसे हम कहते हैं। तो क्योंकि आप उसके ऊपर कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हो, तो एंड्रॉयड वालों ने कहा क्यों ना भाई इसका नाम एक्टिविटी रख देते हैं। तो दिस इज एन एक्टिविटी जो कि आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन का। अच्छा, उसका फिर एक लाइफ साइकिल होता है, और डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। उसके बाद उसके अंदर व्यूज आते हैं। तो एक जो आपकी पूरी स्क्रीन होती है वो एक एक्टिविटी होती है, देन उसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ व्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो मैसेजेस लिखा हुआ है ये एक टेक्स्ट व्यू है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक टेक्स्ट है।
देन उसके आगे मैग्नीफाइंग ग्लास है, तो ये एक इमेज है, तो ये एक इमेज व्यू है। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं ओके को देखता हूँ, तो ये एक बटन है, तो ये एक बटन व्यू हो गया, ये भी बटन हो गया, अगेन टेक्स्ट इमेज। तो इस तरह से आप डिफरेंट व्यूज को डिफरेंट हायरार्कीज में डिवाइड कर सकते हो। बाकी ये हमारा पुराना काम था जिससे हम व्यूज बनाया करते थे, लेकिन आपको इस सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए एंड्रॉयड बहुत आसान हो चुका है। जब हमने एंड्रॉयड स्टार्ट किया था तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था। अच्छा, यहाँ तक हमारा फर्स्ट जो कोटलिन का ओवरव्यू है वो कंप्लीट हो गया है। तो अगर यहाँ तक अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो कर ले। बड़ी अच्छी बात है यार, कोई क्वेश्चन नहीं है। यार किसी का कोई क्वेश्चन है तो हेजिटेशन मत करे, जो क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन है बस कहते। अच्छा, लेजी वेयर जो है, लेजी वेयर ये होता है कि जैसे मैं कहता हूँ मैं बहुत लेजी हूँ, ठीक है, जब तक किसी को मेरी बहुत ज्यादा जरूरत ना पड़े मैं नहीं उठता, ठीक है, या मुझे कोई जब तक बहुत जोर से उठा के ना लेके जाए किसी काम को करने के लिए तो मैं वो काम नहीं करता, ठीक है। तो इसी तरह तरह होता है लेजी वेयर। तो लेजी वेयर क्या करता है कि जब तक आपको उसकी जरूरत ना पड़े वो इनिशियलाइज नहीं होता। मतलब आपका एक पूरा कंट्रोल फ्लो चल रहा है, ठीक है, उसके अंदर आपका एक वेरिएबल है, आपने उसको वैल्यू असाइन की हुई है, लेकिन वो लेजीली इनिशियलाइज हुआ हुआ है। तो लेजी इनिशियलाइजेशन क्या करती है कि अपनी जो वैल्यू होती है वो उस वेरिएबल के अंदर ट्रांसफर तब ही करती है जब वो वेरिएबल इन यूज आता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक इफ एल्स है, ठीक है, अगर इफ जो है वो ट्रू होती है तो आपका एक सर्टन नाम जो है वो प्रिंट होता है, ठीक है। मैं अगर आपको अपना एंड्रॉइड स्टूडियो की स्क्रीन शेयर करूँ तो वहाँ से आपको ज़रा बेहतर मैं समझा दूंगा। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? अच्छा, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ, उससे पहले मैं आपको ज़रा एक एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आके इफ लगाता हूँ कि एक और वेरिएबल बना लेते हैं। अच्छा, अब देखें यहाँ पे एक इफ है, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि अगर तो सेशन स्टार्टेड है तो जो होस्ट है वो जो है प्रेजेंट करेगा,
कोई बहुत अच्छी एग्जांपल नहीं है, लेकिन ये है कि अगर सेशन स्टार्टेड है तो होस्ट प्रेजेंट करेगा, एल्स स्पीकर प्रेजेंट करेगा। तो ये जो वैल्यू है, अगर मैं इसकी बाइट्स की कैलकुलेट करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब अराउंड 15 बाइट्स है, ठीक है। और इसकी बाइट्स जो है अराउंड 6 बाइट्स हैं, ठीक है। तो ये जो इसकी 6 बाइट्स हैं ये तो यूज हो जाएंगी, लेकिन जो इसके 6 बाइट्स हैं स्पीकर की, ये कभी यूज ही नहीं होंगी, क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यू है वो कभी सेव होगी ही नहीं। तो ये डिफरेंस है लेजी में और लेट इनिट में। लेट इनिट में बेसिकली वैल्यू चली जा वैल्यू होती ही नहीं है। वो आपका एक प्रॉमिस होता है कि आप आगे जाके कभी ना किसी जगह पे उसको वैल्यू देते हो, और अगर आप उसको वैल्यू नहीं देते हो तो वो कहता है भाई आपने ना मेरे साथ जो वादा किया था वो तोड़ दिया है, तो मैं ना आपका जो प्रोग्राम है उसको क्रैश कर दूंगा। तो ये चीज होती है। अच्छा, विंडोज में या मैक में या लिनक्स में आप जो भी ओएस यूज करो, उसके अंदर एक चीज होती है जेवीएम, ठीक है। जेवीएम आता है जावा जेडीके के साथ, ठीक है। स्केला हो, जावा हो, कोटलिन हो, ये सारी जेवीएम लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। ये रन जो होती हैं वो जेवीएम पे ही होती हैं। लेकिन जावा में बहुत सारी इश्यूज थे। सबसे पहला इशू अगर मैं आपको बताऊं तो वो इशू ये था कि उसमें फंक्शनल प्रोग्रामिंग नहीं थी। तो आप डॉट फिल्टर या, अब मैं डेली बेसिस पे फंक्शन प्रोग्रामिंग कर रहा होता हूँ, डॉट मैप, डॉट फिल्टर, डॉट दिस, डॉट दैट, तो उससे मेरा जो वर्क फ्लो होता है वो बहुत आसान हो जाता है। चाहे इसके कि मैं मैनुअली वो सारे फंक्शन क्रिएट करूँ पहले जावा के अंदर, फिर उनको स्टैटिक बनाऊँ, फिर उनको यूज करूँ हर जगह। दूसरी चीज जो थी वो कंसाइसनेस थी, कि आप बहुत कम कोड के अंदर बहुत ज्यादा चीज बना सकते हो, ठीक है। तीसरी चीज थी थ्रेडिंग। उसमें इसी के अंदर आप पढ़ोगे कोरोटीन्स, जो कि आपके लिए थ्रेडिंग बहुत आसान बना देते हैं। इसी तरह आप आर्किटेक्चर बेहतर बिल्ड कर सकते हो यूजिंग कोटलिन। फिर मतलब इस तरह की बहुत सारे इश्यूज थे जो कि आप स्टडी कर सकते हो जावा के साथ, जो कि कोटलिन ने आके मिटिगेट किए। और इसी वजह से आई गेस एंड्रॉयड जो है जहाँ है वहाँ पहुंचा है। अगर हम जावा यूज कर रहे होते तो शायद इतनी जल्दी से इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट ना हो सकती। लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ी कंपैरिजन में चाहें, अगर हम बिल्ड टाइम्स देखें, तो जो प्रोजेक्ट आपका जावा के अंदर बनना होता है उसका बिल्ड टाइम कम होता है, क्योंकि वो बाइट कोड में ज़्यादा जल्दी कन्वर्ट होता है। कोटलिन भी कन्वर्ट बाइट कोड के अंदर ही होती है, ठीक है। लेकिन उसको फिर थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि उसमें लेयर्स होती हैं, वो बाइट कोड में कन्वर्ट होते हुए से थोड़ा टाइम लगता है। तो दोनों के प्लस पॉइंट्स भी थे, दोनों के नेगेटिव पॉइंट्स भी थे, लेकिन एंड कोटलिन जो है वो बेहतर लैंग्वेज है। अगर आप मुझे पूछें तो अक्सर अगर आप ट्विटर पे डिफरेंट एंड्रॉइड ऐप्स को फॉलो करें तो अक्सर लड़ाई हो रही होती है कि यार बेहतर है, जावा बेहतर है। लेकिन एट द एंड ऑफ डे बहुत सारी लाइब्रेरीज ऐसी हैं जो कि पहले हम यूज़ करते थे जावा की, जो कि प्रोवाइड करता था गूगल, उन्होंने उसको किल कर दिया है। तो मूविंग फॉरवर्ड जो मेन चीज़ है एंड्रॉयड डेवलपमेंट की, वो कोटलिन है। वेदर यू लाइक इट और नॉट, आपने कोटलिन में ही काम करना है, वो कोटलिन ही फ्यूचर है। स्पेशली क्योंकि अब हम जेटपैक कंपोज पे मूव कर चुके हैं फ्रॉम एक्सिम। तो जेटपैक कंपोज जावा के साथ काम नहीं करता, इट्स ओनली फॉर कोटलिन। तो आप, जावा इज काइंड ऑफ अ डेड फॉर एंड्रॉयड। तो ये सारी चीज़ें हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन हो अगर। जी, आपके डेवलपर जो प्रोफाइल है गूगल की, उस पे आपको वैसे भी मिल जाएंगे आपके स्टिकर्स, सॉरी पैजेस,
और जो आपको एंड्रॉयड को 2.0 अगर आप कंप्लीट करते हैं देन आपको सर्टिफिकेट्स एंड आई गेस फ्लैग्स भी मिलेंगे। यार एंड्रॉयड एज एन ओएस जो है ना उसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं। उसमें सी भी है, सी प्लस प्लस भी है, जावा भी है। अगर आप कर्नल लेवल पे चाहो तो सी ज़्यादा यूज़ हुई भी है, सी प्लस प्लस यूज़ हुई भी है। और रिसेंटली रस्ट भी शुरू हो गई है एनडीके में यूज़ होना। मैं रिसेंटली एक ओपन सोर्स एसडीके पे काम किया था जो कि रस्ट में मैंने लिखा था सारा। तो रस्ट भी एक अच्छी लैंग्वेज है और इट इज़ कंपैरेटिवली फास्ट इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन। और उसके साथ साथ जो है उसमें प्रोग्रामिंग भी निस्बतन बेहतर है, आसान है इन एज कम्पेयर टू सी प्लस प्लस। तो आई गेस इन फ्यूचर सी प्लस प्लस को या सी को एनडीके से रिमूव करके सिर्फ रस्ट को इन 5 to 6 years शायद ऐसा हो जाए। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? यार गूगल का बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जावा में नहीं है अब वो कोटलिन में है। अगर आप रिसेंट जो कोटलिन कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया वो देखें और तो आप तंग रह जाएंगे कि द अमाउंट ऑफ कोड दैट runs every day on the back end of Google is humongous to be to define it in words. नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर आप पाकिस्तानी मार्केट को भी देखो तो इस वक्त सारे कोटलिन ही यूज़ कर रहे हैं। बहुत कोई अगर किसी के कोई पुराने प्रोजेक्ट्स हैं तो वहाँ पे जावा है, लेकिन बाकी पास्ट 2 3 years जो हैं सिर्फ कोटलिन ही है। और कोटलिन सीखने के लिए आपको पहले कोई भी लैंग्वेज सीखने की जरूरत, स्ट्रेट जंप कर सकते हो कोटलिन के ऊपर। और आई थिंक अब जावा भी सीखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा कोटलिन में मूव करना चाहिए। क्योंकि अभी हम जिस चीज़ को देखने लगे जेटपैक कंपोज को, वो सिर्फ कोटलिन में काम करती है और एसएमएल की बहुत सी बिल्डिंग ब्लॉक्स थे जिनको मिला के वो यूआई बनाता था। उसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज थी, ठीक है, जो कि इन कमिंग मंथ्स डेप्रिकेट हो जाएंगी। फिर सिर्फ आपके पास जेटपैक कंपोज का ऑप्शन है, आइदर आप माइग्रेट कर जाओ कंपोज पे या फिर आपको वो लेगेसी सा एनवायरनमेंट खुद मेंटेन करना पड़ेगा। और जेटपैक कंपोज अगेन आपको फायदा ये है कोटलिन और जेटपैक कंपोज का कि आप अगर एंड्रॉयड में एक ऐप बना लेते हो तो थोड़े बहुत ट्वीक्स करके आप वही ऐप देन आईओएस पे भी यूज कर सकते हो। ऑब्वियसली ट्वीक्स करने पड़ेंगे आपको, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आप फिर उसको आईओएस पे भी यूज कर सकते हो यूजिंग केएमएम और कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म। एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, फिर हम अब सेकंड स्लाइड यूज शुरू करते हैं। यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फ्लटर का। देखें, हर एक टेक्नोलॉजी का अपना एक यूज केस होता है। ऐसा नहीं है कि जो टेक है, फ्लटर है, रिएक्ट नेटिव है या आयोनिक है या डिफरेंट और फ्रेमवर्क्स हैं, तो उनमें कोई टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी जो है ये बुरी है। हर एक टेक का अपना एक यूज केस होता है। अगर आपने स्मॉल स्केल एप्स बनानी है देन फ्लटर इज गुड टू गो, रिएक्ट नेटिव इज गुड टू गो, क्योंकि आप एक कोड बेस से 2 एप्स बना सकते हो। ठीक है, आपका कोड बेस एक होती है लेकिन आप एंड्रॉयड और आईओएस दोनों को टारगेट कर रहे होते हो। लेकिन आपको जब ऐप बना रहे हो आप, तब आपको सोचना है कि क्या आपने स्केल करना है तेजी से
अगर करना है और ओएस डिपेंडेंट फीचर्स यूज करना है, कैमरा यूज करना है, मीडिया प्लेयर यूज करना है वगैरह वगैरह, तो कोटलिन, जेटपैक कंपोज। अगर आपने ऐसा कोई हैवी काम नहीं करना, आपकी ऐप ज्यादा लिस्ट हैं और डिफरेंट स्क्रीन हैं, देन फ्लटर या जेटपैक कंपोज आपके लिए बेहतरीन है। तो इट डिपेंड्स ऑन द यूज केस रादर देन ऑन द टेक्नोलॉजी। तो ये चीज़ है। अभी हम थोड़ा जेटपैक कंपोज को देखते हैं। अच्छा, तो ये बेसिकली आपका जो है ये पाथवे 1 और 2 है, और इसके अंदर जेटपैक कंपोज के बारे में हमने थोड़ा सा देखना है कि जेटपैक कंपोज होता क्या है और जेटपैक कंपोज काम कैसे करता है वगैरह वगैरह। इससे पहले हम थोड़ा सा कोड देखते हैं कि बेसिकली एंड्रॉइड स्टूडियो में कोड क्या होता है और कैसे होता है, और बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं। ठीक है। ये बेसिकली हमारी एक एंड्रॉइड स्टूडियो की सिंपल विंडो है। ठीक है। टेक्स्ट रीडेबल है आप लोगों के लिए? ठीक है। तो ये वैसे न्यू यूआई है एंड्रॉइड स्टूडियो की। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इसी से स्टार्ट करो, बजाय इसके कि आप पुरानी यूआई से स्टार्ट करके फिर इसके ऊपर मूव करो। अगर आप इसी से स्टार्ट करोगे तो आपको फिर न्यू यूआई ही आगे चलनी है, तो आपको कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, जब आप एक एंड्रॉइड स्टूडियो, अगर मैं इसको बैक लेके जाऊं और आपको शुरू से दिखाऊं, तो ये एक बेसिक विंडो होती है एंड्रॉइड स्टूडियो की। ठीक है। इसके ऊपर आपका राइट साइड पे बताता है कि यार एंड्रॉइड स्टूडियो कौन सा है। ठीक है। फिर आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो फ़ॉन्ट से, आप थीम से, वगैरह वगैरह। प्लगइन्स होते हैं डिफरेंट, कुछ मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं, जैसे फ्लिटर है, डार्ट है, कोडिंग मल्टी प्लेटफॉर्म है, कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म है। तो इस तरह के डिफरेंट प्लगइन्स आप इंस्टॉल कर सकते हो यहाँ से। फिर आपका प्रोजेक्ट पेन होता है, यहाँ पे आपके सारे जितने प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आ रहे होते हैं। यहाँ से आप न्यू प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। अगर आपने वर्जन कंट्रोल यानी गिटहब वगैरह से कुछ लेना है, आप यहाँ से कर सकते हो। एसडीके में आप अपने एसडीके वगैरह अपडेट कर सकते हो। जब आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो आपके पास एक मिनट, ये विजिट शायद आपको स्क्रीन पे शो नहीं हो रही। ठीक है। जब आप एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो इस तरह की एक जो है विजिट आपके पास होती है। तो अगर आप फोन और टैबलेट के लिए कुछ बना रहे हो तो ये सारी उसके लिए है। एम्प्टी एक्टिविटी है लिखा हुआ है। तो हमने पहले डिस्कस किया कि जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन का, ठीक है, तो वो एक्टिविटी होती है। एक्टिविटीज हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक हमारे पास जेटपैक कंपोज की एक्टिविटी है, और एक हमारे पास नॉर्मल एक्टिविटी है। ठीक है। जिसको व्यूज एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है। एक आपके पास ये जेटपैक कंपोज एक्टिविटी होगी, एक आपके पास एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी होगी। तो हमने जो यूज करनी है वो ये कंपोज वाली एक्टिविटी है। ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ से वेयर ओएस की वॉच चेस के लिए बना सकते हो, एंड्रॉयड टीवी के लिए बना सकते हो, ऑटोमोटिव्स के लिए, कार्स वगैरह के लिए बना सकते हो। तो क्योंकि हमने कंपोज की करनी है तो यहाँ से हम नेक्स्ट कर लेंगे। उसके बाद सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन का नाम होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यार जेटपैक कंपोज एप्लीकेशन 1। ठीक है। उसके बाद आपका पैकेज नेम है। पैकेज नेम बेसिकली आप वैसे जो एक चीज फॉलो होती है, अगर आप इसको देखें तो ये बेसिकली एक यूआरएल है, लेकिन थोड़ा उल्टा है। अगर मैं इसको करूँ www.example.com, तो आपकी जो कंपनी होती है या आपका जो कोई वेबसाइट है आपकी, उसका जो डोमेन होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं मरकज की बात करूँ तो मैं करूँगा ऐप, सॉरी, com.markaz.app। ठीक है, मैं उसको उल्टा कर दिया। तो इसी तरह आप डिफरेंट जो आपके पैकेजेस नेम की आपके डोमेन है उसके मुताबिक आप अपना पैकेज नेम रख सकते हो। फिर आपके पास लोकेशन है जहाँ पे आप सेव करना चाहते हो। उसके बाद डिफरेंट आपके पास एंड्रॉयड वर्जन है मिनिमम एसडीके।
मिनिमम एसडीके की ये है कि आपका जो आपकी जो ऐप है वो मिनिमम किस एंड्रॉयड वर्जन तक चलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 5 करता हूँ तो ये एंड्रॉयड 5 एंड अबव तक चलेगी, ठीक है। और जेटपैक प्रो जो है करंटली सिर्फ एंड्रॉयड 5 एंड अप को ही सपोर्ट करता है, और इसमें कोई इनका फर्दर प्लान नहीं है एंड्रॉयड 5 से बिलो वालों को सपोर्ट करने के लिए। अगर आप हेल्प मी चूज में जाओ तो यहाँ पे बताया गया कि डिफरेंट एंड्रॉयड वर्जन्स का इस वक्त पूरी दुनिया में कितनी परसेंट ऑफ डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर मैं एंड्रॉयड लॉलीपॉप पे करता हूँ एंड्रॉयड 5 पे, तो 99.5% ऑफ द डिवाइसेस पे जो इस वक्त एंड्रॉयड की चल रही हैं उन पे मेरी ऐप चलेगी। लेकिन अगर मैं सिर्फ एंड्रॉयड 13 पे कर देता हूँ तो सिर्फ 15% ऑफ द डिवाइसेस मेरी ऐप को सपोर्ट करेंगी। इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट मजीद इंफॉर्मेशन हैं कि कौन कौन सी एपीआईज जो हैं इस लेवल पे सपोर्ट करती हैं और कौन कौन सी नहीं करती, ठीक है। तो ये एक आपको सारा उसने बताया। उसके बाद आपने फिनिश पे क्लिक करना है और आपका मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं अब इस प्रोजेक्ट को ओपन करूँ जो कि मैं पहले क्रिएट कर लिया था, जब आप का प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा तो आपको कुछ बोलरप्लेट कोड नजर आएगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। डिफरेंट पैकेजेस, ये आपका पैकेज होगा। तो क्योंकि हमने कॉम एग्जाम्पल एंड्रॉयड बेसिक्स लिखा था तो इस हिसाब से हमारा पैकेज स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारी ग्रेडल स्क्रिप्ट्स हैं। ग्रेडल बेसिकली एक डिपेंडेंसी मैनेजमेंट टूल है जो कि आपके, अच्छा, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट टूल क्या होता है? जब आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे होते हो तो आपको मुख्तलिफ लाइब्रेरीज चाहिए होती हैं, ठीक है। तो उन लाइब्रेरीज को डाउनलोड करना, मैनेज करना, ये सारा जो काम होता है ये बेसिकली आपका डिपेंडेंसी मैनेजमेंट जो फ्रेमवर्क होता है वो कर रहा होता है। ये आपका आपकी ऐप को बिल्ड भी करता है। हम कहते हैं कि क्लास सॉफ्टवेयर बिल्ड किया है हमने, ठीक है। तो ये जो उसकी पूरी बिल्ड की लॉजिक होती है वो क्रेडल देखता है, ठीक है। इसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं लेकिन वो आप जब करोगे तो आपको तब ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो दो तरह की बिल्ड और ग्रेडल फाइल्स होती हैं हमारी। एक आप देखें तो यहाँ पे ये विजिबल तो आपको वैसे नहीं होगा, बहुत छोटा सा है। एक काम करते हैं, नहीं, अच्छा, दो तरह की फाइल्स होती हैं वैसे। एक प्रोजेक्ट लेवल होती है, एक मॉड्यूल लेवल होती है। प्रोजेक्ट लेवल पे आप वो डिपेंडेंसीज डालते हो या वो लाइब्रेरीज या प्लगइन्स डालते हो जो आपके पूरे प्रोजेक्ट में यूज होनी है। ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, ये आप बाद में देख सकते हो। उसके बाद अगर हम अपने सारे स्ट्रक्चर में आए तो हमारे पास एक थीम है जिसको हम एंड पे एक्सप्लोर करेंगे। और सबसे पहले हमारी मेन एक्टिविटी है। मेन एक्टिविटी बेसिकली आपकी ऐप का जो मेन एंट्री पॉइंट होता है जो कि फर्स्ट लॉन्च पे आपके यूजर को नजर आएगा वो होता है। तो हमने कहा कि एक जो स्क्रीन होती है वो एक एक्टिविटी होती है। तो बेसिकली ये आपकी स्क्रीन का कंटेंट है। अगर यहाँ पे हम देखें तो एक हमारा थीम है, उसके पास सरफेस है। सरफेस बेसिकली जो आपका बैकग्राउंड होता है, आ, फिलहाल आप ये सोचेंगे वो है, ठीक है। उसके बाद एक फंक्शन है, हमने कहा कोटले एक फंक्शनल लैंग्वेज है जिसके ऊपर हम एक स्ट्रिंग पास कर रहे हैं जिसको का नाम है एंड्रॉयड। उसके अंदर एक और फंक्शन कॉल हो रहा है टेक्स्ट। तो हमने कहा कि कोई भी एक स्क्रीन जो है उसमें टेक्स्ट व्यू होता है, इमेज व्यू होता है, बटन व्यू होता है, ऐसे ऐसे। लेकिन यहाँ पे हमने एक और चीज लिखी हुई है, कंपोजेबल। तो जेटपैक कंपोज के अंदर जो व्यू है उसको हम कंपोजेबल कहते हैं। तो जो जो फंक्शन आप इसके अंदर कॉल करते जाएंगे उसके अंदर आपने जो कंपोजेबल कॉल किया हुआ है वो रेंडर होता जाएगा। तो यहाँ पे ग्रीटिंग कॉल हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको कंपाइल करके रन करूँ, अच्छा, यहाँ से आप बेसिकली बिल्ड कर सकते हो। ये जो ऊपर ब्लू बटन है, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि आपकी ऐप का बिल्ड शुरू हो गया है, ठीक है।
और यहाँ पे नीचे इसकी प्रोग्रेस आ रही है। तो जब ये कंप्लीटली बिल्ड हो जाएगा, ठीक है, तो फिर आपकी ऐप एक एमुलेटर के अंदर लॉन्च हो जाएगी, जिसके अंदर आप फिर उसको देख सकते हो। अच्छा, नहीं कह सकते। क्रेडल के अलावा और भी फ्रेमवर्क्स हैं जो कि यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको कोई ना कोई एक फ्रेमवर्क चाहिए, और आईडी के बगैर तो नो कोड एप्स बन सकती हैं आई गेस। बाकी तो आई डोंट थिंक बन सकती हैं। अच्छा, थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं इसके इंटरफेस को। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरे पास तीन ऑप्शंस हैं। कोड है, स्प्लिट है और डिजाइन है। अगर मैं कोड करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ कोड आएगा। अगर मैं स्प्लिट करता हूँ तो मेरे पास दो तरह के पैन्स हैं। एक में जो मेरा यूआई है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इस प्रीव्यू इस फंक्शन के ऊपर कंपोजेबल है, मतलब कि एक यूआई व्यू है। ये कोई ना कोई यूआई बिल्ड करेगा, लेकिन साथ साथ इसके ऊपर एक और एनोटेशन है प्रीव्यू की। यानी कि ये जो फंक्शन है ये हमारी ऐप के अंदर नहीं है, लेकिन क्योंकि ये प्रीव्यू फंक्शन है तो ये हमारे इस पेन के अंदर जो भी हम व्यू बनाएंगे वो उसको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो ग्रीटिंग के अंदर टेक्स्ट है हमारे पास, और वो ग्रीटिंग इसके अंदर कॉल हुआ हुआ है। तो टेक्स्ट व्यू के अंदर जो चीज भी रेंडर हो, जो भी व्यू पड़ा हुआ होगा वो इसको रेंडर कर देगा। तो जब हम यूआई बना रहे होंगे तो यहाँ पे वो चीज हम देख के हम उसको देख सकते हैं कि जो चीज हमने बनाई है वो सही से बनी भी है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे करता हूँ हेलो माय नेम इज, तो साथ साथ ये अपडेट होके हमें बताएगा कि अच्छा, जो इसके अंदर लॉजिक है वो आपको ये चीज रेंडर करके देगी। तो ये एक ओवरव्यू है एंड्रॉइड स्टूडियो का। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे बेसिक पेन्स होते हैं, जिसके अंदर आपको ज्यादातर जो है वो गैस एड्रेस हो गया है कि विदाउट आईडी विदाउट ग्रेडल तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो आपकी ऐप की बिल्ड लॉजिक होती है वो ग्रेडल स्क्रिप्ट्स के अंदर होती है, जो कि ग्रूवी के अंदर भी हो सकती है, कोटलिन के अंदर भी हो सकती है। नई सर्टिफिकेशंस नहीं मिलती हैं इसके अंदर, पैचेस मिलते हैं सिर्फ। अच्छा, तो ये हमारे बेसिक पैंस होते हैं। यहाँ पे हम कोड करते हैं, यहाँ पे हमारा यूआई रेंडर हो रहा होता है, और साथ ही हम यहाँ पे एमुलेटर खोल के उसके अंदर अपनी ऐप रन कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा, अगर मैं इसको खत्म करूं तो यहाँ पे मैं सीधा लिख सकता हूँ टेक्स्ट हेलो एंड्रॉइड। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पे मैंने टेक्स्ट का फंक्शन कॉल कर दिया है, लेकिन इस टेक्स्ट के फंक्शन का जो पैरेंट फंक्शन है वो एक ओवर रिटर्न फंक्शन है, ठीक है। तो इसलिए ये जो प्रीव्यू फंक्शन था इसमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, क्योंकि ये सेपरेट फंक्शन हो गया, और नीचे जो ग्रीटिंग के अंदर फंक्शन था वो सेपरेट हो गया। उसके बाद जो मेन कंपोनेंट है हमारा वो है मेन एक्टिविटी, जो कि एक क्लास है और उसके अंदर एक ऑन क्रिएट का फंक्शन है।
ऑन क्रिएट का फंक्शन जो है वो तब कॉल होता है जब आपकी ऐप जो है रन होती है, तो उसके अंदर जो भी चीज होती है वो रेंडर हो जाती है, और इसके अंदर आप और भी बहुत सारे काम कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाता हूँ। अच्छा, जब भी आपने कोई यूआई फंक्शन बनाना है उसको कंपोजेबल से एनोटेट करना है, ठीक है, ताकि आईडी को पता चल जाए कि हाँ ये एक कंपोजेबल फंक्शन है, ये कोई ना कोई यूआई बनाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको करता हूँ, अच्छा, जनरली आप क्या करते हो कि आपका जो फंक्शन होता है उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है, लेकिन जो आपके कंपोजिबल फंक्शंस होते हैं उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है हमेशा। अब इसके अंदर मैं एक टेक्स्ट डाल देता हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ दिस इज एंड्रॉइड सीखो सीजन, और इसके अंदर मैं सीजन को ऐड कर देता हूँ, तो ये क्या करेगा, ये ऑपरेटर इसकी वैल्यू को स्ट्रिंग के अंदर ऐड कर देगा। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे सीधा कॉल कर देता हूँ, और सीजन में इसके अंदर 2 डाल देता हूँ, और अगर मैं अपनी ऐप को रन करूँ तो यहाँ पे आ गया एंड्रॉइड सीजन सीखो 2। ठीक है, इस तरह से आप एक सिंपल टेक्स्ट व्यू बना सकते हो। अगर मैं इसके ऊपर एक और टेक्स्ट डालता हूँ, मैं इसमें लिख देता हूँ सेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय, तो यहाँ पे मैं मुझे इसकी वैल्यू भी पास करनी पड़ेगी। तो अगर अभी आप देखें तो ये क्या हुआ है कि दोनों जो टेक्स्ट थे वो एक दूसरे को ओवरलैप करके हैं। ठीक है, और दूसरा अगर आप चीज आपने नोट किया हो तो यहाँ पे मैं कोई डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे मैं लिख सकता था नमल, लेकिन मैंने इस फंक्शन को जेनेरिक बनाया कि मैं इसके अंदर जो चीज भी पास करूं ये उस हिसाब से खुद को मॉडिफाई कर ले। तो जब भी आपने कोई यूआई कंपोनेंट बनाना है उसको जेनेरिक रखना है, ताकि जो भी आप उसके अंदर वैल्यू दो वो उस हिसाब से खुद को मैनिपुलेट करते हैं। अच्छा, अब ये क्योंकि एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, अगर मैं इसका प्रीव्यू बजाय इसके कि मैं बार बार ऐप रन करूं, मैं एक प्रीव्यू फंक्शन बनाता हूं ताकि मैं उसको अपने आईडी के अंदर देखूं। ठीक है, तो मैं कह दूंगा एंड्रॉइड सीखो प्रीव्यू। ठीक है, और एंड्रॉइड सीखो प्रीव्यू के अंदर में एंड्रॉइड सीखो को कॉल कर दूंगा। अब यहाँ पे ये बिल्ड होने लग गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट व्यू था वो विजिबल हो गया। अब ये जो प्रीव्यू की एनोटेशन है ये डिफरेंट पैरामीटर्स भी ले सकती है। ठीक है, अगर मैं शो बैकग्राउंड करता हूँ तो अभी इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन अब इसका बैकग्राउंड आ गया। इसी तरह मैं अगर शो सिस्टम यूआई को ट्रू करता हूँ तो अब देख सकते हैं आपके इसका पूरा जो सॉर्ट ऑफ एक फोन होता है उस तरह आ गया, लेकिन अभी हम इसको खत्म कर लेते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट व्यू है यहाँ पे हम टेस्टिंग के लिए एक और फंक्शन बना देते हैं जिसका नाम है बटन। अब यहाँ पे हमारे पास बटन आ गया। ठीक है, इसके अंदर एक और फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, कि इसके क्लिक के ऊपर आपने क्या करना है, तो यहाँ पे हम कह देते हैं प्रिंट कर दो बटन क्लिक। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हम एक और फंक्शन कॉल कर सकते हैं क्लिक मी। ठीक है, अब क्या हुआ कि सारे टेक्स्ट व्यूज और ये बटन सारे एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं।
क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब आप किसी भी व्यू के ऊपर दूसरा व्यू प्लेस करोगे तो वो उसके फ्रंट पे आएगा, ठीक है, उसकी बैक पे या नीचे नहीं आएगा। तो बाय डिफॉल्ट सारे व्यूज एक दूसरे को ओवरलैप करते रहेंगे, ठीक है। तो अगर हम एंड्रॉयड सीखो को एंड्रॉयड सीखो को क्या करें, एक और जो है हमारे पास व्यू उसके अंदर रैप कर दें, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि ये सारे जो व्यूज थे हमने जब एक कॉलम में डाले तो ये सारे एक के बाद दूसरा फिर वर्टिकल मैनर में रेंज हो गए। अब व्यूज को अलाइन करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, ठीक है, इन जेटपैक कंपोज। अब क्योंकि आप कोटलिन के अंदर कोड लिख रहे होते हो तो वैसे भी आप सोचो ना, अच्छा मैं टेक्स्ट व्यू बताना है तो आप कहोगे अच्छा कोई फंक्शन होगा कि जिसका नाम होगा टेक्स्ट व्यू। तो आप टेक्स्ट लिखोगे, अच्छा टेक्स्ट का फंक्शन है, ठीक है। साथ ही टेक्स्ट बटन का फंक्शन है, अच्छा टेक्स्ट फील्ड भी है। तो आप क्योंकि कोडिंग कर रहे होगे तो आपको वैसे ही एक अंदाजा होता है, अच्छा इसको मैं ऐसे बेहतर बना सकता हूँ, ऐसे बेहतर बना सकता हूँ। अब इसी तरह कॉलम की तरह एक और चीज होती है रो। तो अभी अम, ये क्या हुआ कि ये एक हॉरिजॉन्टल मैनर में अरेंज हो गए। तो रो और कॉलम क्या होता है इस तरह से वर्टिकल मैनर में। तो जब आपने मुख्तलिफ व्यूज को वर्टिकली अरेंज करना होता है तो आप कॉलम यूज कर लेते हो, और जब आपने व्यूज को हॉरिजॉन्टली अरेंज करना होता है तो आप रो यूज कर लेते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे पहले वाली चीज ही पसंद थी और सारे जो हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करें, तो आप उसके लिए बॉक्स यूज कर लोगे और वो सारी चीज पहले तरह एक दूसरे को ओवरलैप करने लग जाएगी। तो तीन तरह के बेसिकली हमारे पास अरेंजमेंट के लिए व्यूज होते हैं या कंपोजेबल फंक्शंस होते हैं। व्यूज कहना इनको ठीक नहीं है। एक कॉलम होता है, एक रो होती है और एक बॉक्स। कॉलम वर्टिकल मैनर में उसके चिल्ड्रंस को अरेंज करता है, रो जो है हॉरिजॉन्टल मैनर में अरेंज करती है, और इसी तरह बॉक्स जो है वो जी एक्सिस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है सारे व्यूज को। तो मेरे ख्याल में अभी तक आपको इतना समझ आ गया होगा कि यार एंड्रॉइड में यूजिंग जेटपैक कंपोज कोई भी यूआई बनाना इंतहाई आसान है एज कम्पेयर टू एक्सएमएल। अगर मैं अभी आपको एक्सएमएल समझा रहा होता तो आपको मैं कुछ समझ भी ना आती और मुझे भी कुछ समझ ना आती और घंटा लग जाता। अच्छा, तो ये कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं यूआई के, ठीक है। अभी हम कहते हैं कि अच्छा, अच्छा यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है अगर? ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हमारा एक एंड्रॉइड सीखो सिंपल व्यू बन गया, ठीक है। अब हम कुछ थोड़ी सी चीज को डिजाइन करते हैं, ठीक है। हम एक रो बनाते हैं, ठीक है, और इसके अंदर अ, एक बटन बना देते हैं। अब इसमें मुख्तलिफ चीजें हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसको थोड़ा अपने हिसाब से काउंटर बनाने के लिए सिंपल इसके अंदर डाल देते हैं प्लस, ठीक है। तो प्लस का बटन बन जाएगा। उसके बाद मैं एक टेक्स्ट रख देता हूँ और उसकी वैल्यू 1 है, और इसी को हम फिर रेप्लिकेट करके एक और काउंटर बना देते हैं। लेकिन अब मैं इसको देख रहा हूँ तो ये 1 जो है ऊपर है, ये जो है साइड पे है, तो कोई इसकी अलाइनमेंट नहीं है। आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में डिफरेंट वैल्यूज पास कर सकते हो। स्पेस राउंड किया, थोड़ी सी स्पेस आ गई, स्पेस आ गई। अगर मैं इसको कहता हूँ नहीं, आप क्या करो, इसको कर दो, ठीक है। तो इवनली स्पेस कर दिया इसने। और जेटपैक कंपोज का सबसे जो मेन कॉन्सेप्ट है
वो है मॉडिफायर। तो मॉडिफायर एक वेरिएबल है जो कि हर एक कंपोजेबल फंक्शन को पास किया जा सकता है। और इस मॉडिफायर की अगर हम देखें तो इसके मुख्तलिफ जो हैं वो हैं आगे फंक्शंस हैं, और ये चेन होता जाता है। तो अगर मैं इसको कहता हूँ मॉडिफायर तो फिल मैक्स साइज विथ हाइट, या फिर मैं कहता हूँ मॉडिफायर डॉट साइज डॉट हाइट, मतलब इसको यूज करके आप किसी भी व्यू को या कंपोजिबल को मॉडिफाई कर सकते हो। तो मैं इसको कह देता हूँ जी फिल मैक्स विथ, तो आगे सारी जितनी भी इसके पास विथ है वो उसको ले ले। और मैं यहाँ पे शो सिस्टम यूआई भी कर देता हूँ ताकि आपको ज्यादा नजर आता रहे। ठीक है। अच्छा, इसी तरह जैसे मैंने इसको हॉरिजॉन्टली सेट किया, मैं इसको वर्टिकली भी सेट करता हूँ। तो मैं इसको वर्टिकली सेंटर कर देता हूँ। अब ये जितनी भी चीजें हैं, अगर आप प्रोग्रामर हैं तो आपको वैसे ही समझ आती है कि अच्छा यार, मैं इसको वर्टिकली सेट करना है तो कुछ ना कुछ वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टली सेट करना है तो हॉरिजॉन्टली कुछ होगा, मॉडिफाई करना है मतलब मॉडिफायर होगा। तो ये बैक ऑफ द माइंड आपको पता चलता रहता है यार, अच्छा ये हो सकता है, ये हो सकता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम वो चीज़ होती भी है। तो ये मैंने जो अभी व्यू बनाया है, 1 मिनट में हमने ये सारी चीज़ बना लिया। ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि मैं इस ऐप को रन करता हूँ। अब ऐप रन तो हो रही है लेकिन हमारे प्लस माइनस के जो बटन्स हैं उनसे कुछ हो नहीं रहा। ठीक है। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, var count। ठीक है, उसकी टाइप है इंट, और उसकी जो इनिशियल वैल्यू है वो 0 है। और मैं कहता हूँ जब काउंट पे क्लिक हो प्लस तो काउंट प्लस प्लस हो जाए, एल्स काउंट माइनस माइनस हो जाए। तो इतना आसान है। लेकिन यहाँ पे एक इशू है, मैं प्लस कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं अगर यहाँ पे साथ इसकी वैल्यू प्रिंट भी कर लूँ, अच्छा, दोबारा से ऐप रन करते हैं। तो आप कोई भी चेंज करोगे तो आपको ऐप लाजमी रन करनी है। ठीक है। और मैं दोबारा यहाँ पे निकालता हूँ अपना लॉग कैट, और उसका भी जो है फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो जब मैं इस पे प्लस कर रहा हूँ तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 जो है वो प्रिंट हो रहा है। ठीक है। अब मैं अगर इसको माइनस करता हूँ तो फिर प्रिंट हो रहा है। अगर मैं इसको दोबारा से प्लस प्लस करता हूँ तो ये कॉन्स्टेंटली प्रिंट हो रहा है, लेकिन इसकी जो चेंज इन वैल्यू है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। उसकी वजह ये है कि जेटपैक कंपोज जो है वो स्टेट्स पे काम करता है। ठीक है। स्टेट्स पे कैसे काम करता है कि हर एक व्यू की या कंपोजेबल की कोई ना कोई एक स्टेट होती है। जब वो स्टेट चेंज होती है तो स्टेट चेंज पे वो रिएक्ट करता है, और जब वो रिएक्ट करता है तो उसकी जो वैल्यू आपको नजर आ रही होती है वो अपडेट हो जाती है। ठीक है। तो उस इस चीज को अगर हम फिक्स करना चाहें तो मैं कहता हूँ इसकी स्टेट जो है, मतलब ये जिस भी व्यू के अंदर जाएगा उसकी स्टेट जो है चेंज हो सकती है। ठीक है। मतलब कि अच्छा, इसके अंदर एक और चीज करनी होती है, उसको हम बाद में देखते हैं। ये भी देख लेंगे।
ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखें तो ये आपको नजर आ रहा होगा म्यूटेबल स्टेट एंड। तो ये टाइप इन्फ्रेंस है। तो इसने कहा ये म्यूटेबल स्टेट है, मतलब ये स्टेट जो है कि जिस भी व्यू की है वो चेंज हो सकती है, और उसकी इनिशियल वैल्यू जो है वो 1 है। ठीक है, तो काउंट की वैल्यू जो है इनिशियली 1 है, तो यहाँ पे हम कहते हैं काउंट की वैल्यू जो है प्लस प्लस कर दो, और यहाँ पे जो है काउंट की वैल्यू माइनस माइनस कर दो। ठीक है, अब हम दोबारा अपनी ऐप को रन करते हैं। तो अब अगर मैं इसको नहीं चेंज हुई, ये क्या? अच्छा यार, यहाँ पे तो चेंज नहीं की। ठीक है, अब अगर मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तो वो जो हमारा चेंज था वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। मतलब कि जितनी भी आपकी जो भी आपका कंपोजेबल है उसकी कोई ना कोई स्टेट होगी। तो बेसिकली होता क्या है, जब हम यहाँ पे इस बटन को क्लिक करते हैं तो इस फंक्शन के अंदर ये एक स्टेट है। तो जब ये स्टेट चेंज होती है तो ये फंक्शन रीड दोबारा एग्जीक्यूट होता है। इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो आपका कंपाइलर खुद देखता है, और जब ये री एग्जीक्यूट होता है तो ये पूरी यूआई रीड्रॉ होती है। तो रीड्रॉ होने के टाइम पे जो आपकी स्टेट होती है उसकी न्यू वैल्यू आपको शो हो जाती है। अगर ये रीड्रॉ नहीं होगी तो फिर ये आपको जो वैल्यू की अपडेशन है या हम ऐड कर रहे हैं डिलीट कर रहे हैं, ये आपको विजिबल नहीं होगा। तो एवरीथिंग इन, नॉट एवरीथिंग, but most of the things are stateful, and there are a few things that are stateless as well. तो ये जब आप इन डेप्थ देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो इस तरह से आप एक सिंपल बटन काउंटर बना सकते हो, प्लस माइनस कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? आई थिंक नहीं है बट अच्छा, यहाँ पे हमारी स्क्रीन पे अगर आप देखें तो जो हमारा प्रीव्यू है उसके अंदर बटन्स का कलर डिफरेंट है। ठीक है, और बात, और जो हमारा इम्यूलेटर है, इम्यूलेटर पे हमारे बटन का कलर डिफरेंट है। तो ये किसी ने नोटिस नहीं किया यार? रहने दो। अच्छा, स्टेट्स जो हैं कंपोज के अंदर एक कंसेप्ट है स्टेट होस्टिंग का, जिसमें ये होता है कि आपका जो मेन पैरेंट फंक्शन है, क्योंकि एवरीथिंग इज अ फंक्शन। ठीक है, तो जो आपका मेन पैरेंट कॉलिंग फंक्शन है, जो अगर हम अपने कोड के अंदर देखें सबसे ऊपर जाके, तो वो है ऑन क्रिएट। उसके अंदर सेट कंटेंट का लैम्डा है, थीम का लैम्डा है, और हमारा जो मेन फंक्शन है एंड्रॉइड सीको। तो इसके ऊपर आपको बाजुकात जो है स्टेट्स रखनी पड़ेंगी जो कि यहाँ से मैनिपुलेट होंगी। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको उस फंक्शन के अंदर ही रखनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने जो काउंट की स्टेट रखी है वो इस बटन काउंटर की है। ठीक है, क्वांटिटी काउंटर आप कह रहे हैं इसको जो भी। तो इसकी स्टेट इधर ही होगी, लेकिन अगर आपको इसकी स्टेट जो है कहीं और यूज करनी है तो फिर आप इसकी स्टेट को यहाँ पे रखोगे और यहाँ पे उसको मॉडिफाई करोगे और उसको यहाँ पे आप सॉर्ट ऑफ ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, जैसे ऑब्जर्वर पैटर्न होता है। तो मैं आपको बहुत आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ, लेकिन चीज़ थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। वो जब आप यूनिट्स कंप्लीट करोगे तो ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और इसमें मैं एक बटन बनाता हूँ, ठीक है, या एक टेक्स्ट फील्ड बनाता हूँ। तो उस टेक्स्ट फील्ड के अंदर अगर यहाँ पे हम एक कोड, एक टेक्स्ट फील्ड भी ऐड कर देते हैं। text- अब यहाँ पे दो
चीज़ें हैं। एक आपके पास वैल्यू है जो कि इसी तरह से हम बनाएंगे, स्टेट बनाएंगे जिसके अंदर उसकी वैल्यू सेव हो रही होगी। ठीक है, शो में इस टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू एम्प्टी होगी, तो हमने सीधा यहाँ पे टेक्स्ट कर दिया। और जब इसकी वैल्यू चेंज होगी तो हम क्या करेंगे कि टेक्स्ट, यहाँ पे वैल्यू, अब अगर मैं इसको रन करता हूँ और क्योंकि फिर ओवरलैप कर रही है एक दूसरे को, तो यहाँ पे हम रो इस सारी चीज को एक कॉलम के अंदर रैप कर देंगे ताकि जो ओवरलैप कर रहे हैं व्यूज वो ओवरलैप ना करें। अब अगर इसमें मैं कुछ लिख रहा हूँ ना, तो अगर मैं इसको कोड में देखूं तो ये जो है इनिशियल वैल्यू है जो कि यहाँ से जाके आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड को मिल रही है और वो उसको इसके अंदर रेंडर करवा रही है। लेकिन जब मैं इसके अंदर टाइप कर रहा हूँ तो ये वैल्यू मुझे यहाँ मिल रही है और अगेन मैं इसके अंदर वो वैल्यू सेट कर रहा हूँ। तो ये कॉन्स्टेंटली एक दूसरे को वैल्यूज दे रहे हैं जिसके एज अ रिजल्ट यहाँ पे जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, तो स्टेट्स जो हैं ग्लोबल भी हो सकती हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन में जाऊँ तो अच्छी चीज़ ये है कि आप इसका सारा कोड भी देख सकते हो। तो मैं अगर ऑन वैल्यू चेंज पे जाऊँ, वैल्यू एंड ऑन वैल्यू चेंज, तो ये ऑन वैल्यू चेंज का फंक्शन चाह रहा है। तो जैसे ही चेंज होगी वैल्यू, ठीक है, तो इसके अंदर स्टेट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक और बेसिक टेक्स्ट फील्ड कॉल हो रही है। ठीक है, और यहाँ से मुझे ऑन वैल्यू चेंज वापस मिल रहा है। यहाँ पे ऑन वैल्यू चेंज है। ऑन वैल्यू चेंज की जो स्टेट है वो टेक्स्ट फील्ड वैल्यू है जो कि ग्लोबल है इस वक्त। ठीक है, जो कि यहाँ से हमने इसको पास की थी। अब वो ग्लोबल स्टेट है जो कि इसके अंदर आ रही है, लेकिन यहाँ से ही हमें अपनी वैल्यू वापस रिटर्न कर रहा है और उस वैल्यू को हम देन यहाँ पे यूज करके अपने टेक्स्ट को स्टोर करवा के डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपका जो कंपोजेबल है वो किस टाइप का है और उसकी स्टेट जो है वो ग्लोबल होनी चाहिए या लोकल होनी चाहिए। तो इट डिपेंड्स कि आप उसको कैसे मैनेज करना चाहते हो। अच्छा, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट मार्जिन नहीं होता लेकिन पैडिंग होती है। तो आप थोड़ा सा पैडिंग के साथ प्ले अराउंड करके मार्जिन्स बना सकते हो, लेकिन बाय डायरेक्ट आप मार्जिन्स नहीं दे सकते। क्योंकि देखें, अगर मार्जिन को आप देखें तो वो भी पैडिंग ही होती है एक पेरेंट के और चाइल्ड व्यू के अंदर। तो पैडिंग से वो अचीव किया जा सकता है। अच्छा, ये बहुत बेसिक किस्म का एक ओवरव्यू था जेटपैक कंपोज का। लेकिन क्योंकि आप सब प्रोग्रामर्स हो तो आई गेस आपको ये जो तरीका है यूआई बनाने का काफ़ी इंटुइटिव लगा होगा। और मुझे तो बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए हमने अपनी सारी एप्स कंपोज में शिफ्ट कर दी थी। और काफ़ी आपकी जो डेवलपमेंट की स्पीड होती है, एजिलिटी होती है, वो बहुत बेहतर हो जाती है यूजिंग जेटपैक कंपोज। किसी का कोई क्वेश्चन है अगर यहाँ तक तो पूछ लें, क्योंकि इसके बाद हम इसको एंड करके कहीं और जा रहे हैं। नो डाउट इट इज। ठीक है, नो क्वेश्चंस आई गेस। ठीक हो गया। उमैर, हमारे पास टाइम है अभी? आई थिंक बेसिक आपने आइडिया दे दी है। जेटपैक कॉटलिन का भी हो गया। जस्ट थोड़ा सा उनको गो थ्रू कर दें
ताकि लाइक कोई एक यूनिट अगर आप ओपन कर लें, ताकि स्टूडेंट्स को आइडिया हो जाए कि अच्छा यार वो यूनिट्स जो हैं वो इस तरीके से वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है। जो मैंने आपको लिंक सेंड किया था आई थिंक। हाँ ठीक है, मैं उस पर चला जाता हूँ। बस वो हमने डिस्कस तो कर, अच्छा नहीं, वो फर्स्ट यूनिट पे रह गया था। ठीक है। अच्छा, कलर डिफरेंस वाला इस चीज़ हम एंड पे डिस्कस करते हैं कि वो क्यों है, क्योंकि वो बहुत मज़े की चीज़ है। अच्छा, एमुलेटर और प्रीव्यू के लिए हम हमारा डिफरेंट प्लान्स इसलिए हैं। प्रीव्यू के अंदर आपकी पूरी ऐप चल रही होती है, लेकिन सॉरी एमुलेटर के अंदर, लेकिन प्रीव्यू के अंदर आप स्पेसिफिक व्यूज को रेंडर करके उन स्पेसिफिक व्यूज को देख सकते हो कि जो आपने बनाया है वो ठीक बनाए कि नहीं। तो अगर आप प्रीव्यूज नहीं देखते हो तो आपको पूरी ऐप रन करके उस जगह पे जाके देखना पड़ता है कि आया कि ठीक ठीक बन रहा है कि नहीं बन रहा। अच्छा, एंड्रॉयड इंजीनियर एंड एंड्रॉयड डेवलपर में क्या फर्क है? या इंजीनियर जो होता है ना, वो चीजें बनाता है, ठीक है, स्क्रैच से। डेवलपर जो होता है वो चीजें यूज करता है जो कि किसी इंजीनियर ने बनाई हुई होती हैं। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एंड्रॉयड सॉरी एंड्रॉयड इंजीनियर और डेवलपर में यही डिफरेंस है कि इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस स्क्रैच से न्यू चीजें बनाए व्हेन द रिक्वायरमेंट कम्स। ठीक है। हमने एक जेटपैक कंपोज के लिए नेविगेशन फ्रेमवर्क बनाया है। हमने जो गूगल का दिया हुआ फ्रेमवर्क था हम वो यूज़ नहीं करते। उसमें हमारी अपनी कुछ रीजंस हैं। तो उसके लिए मैंने कम्प्लीटली स्क्रैच से एक न्यू फ्रेमवर्क बनाया है जिसको यूज़ कर सारी ऐप की नेविगेशन बिल्ड की है। ठीक है। तो इसलिए मैं एक एंड्रॉयड इंजीनियर हूँ और मैं डेवलपर भी हूँ। एग्जिस्टिंग चीज़ें भी यूज़ करता हूँ और मैं न्यू चीज़ें भी बनाता हूँ। ठीक है, एल्गोरिदम्स और वगैरह वगैरह चीज़ें यूज़ करके। ठीक है। तो इसलिए मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, क्योंकि मेरा काम है एल्गोरिदम्स बनाना, मेरा काम है एसडीकेस लिखना, स्क्रैच से चीज़ें बिल्ड करना जो कि दूसरे पे यूज़ करते हैं। लेकिन जो एंड्रॉयड डेव होता है मोस्ट ऑफ द टाइम वो भी ये सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन जब आप किसी को सॉफ्टवेयर, ये एंड्रॉयड का वैसे क्वेश्चन नहीं है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और डेवलपर का डिफरेंस है। जो जो डेवलपर होता है वो जूनियर होता है। ठीक है। डेवलपर ये चीज़ें उससे एक्सपेक्ट नहीं की जाती कि वो ये चीज़ें करेगा। जूनियर्स भी आजकल काफ़ी लाइक होते हैं, वो भी बहुत बेहतर चीज़ें लेते हैं जो कि सीनियर डेव्स नहीं कर पाते। जैसे उमैर भाई हैं हमारे, तो माशाल्लाह ये भी काफ़ी हैवी चीज़ें बना लेते हैं। अच्छा, तो ये डिफरेंस होता है इंजीनियर में और डेवलपर में। सिर्फ एंड्रॉयड इंजीनियर और डेवलपर में नहीं, बल्कि इन जनरल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एक डेवलपर के अंदर। यार दिस कम्स विद टाइम। आप वैसे ऐसा नहीं होता कि आप एक चीज़ सीख लो मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, ऐसा नहीं होता। विद टाइम आप सीखते हो चीज़ें, आप नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हो, आप चीज़ों को इन डेप्थ स्टडी करते हो। फॉर एग्जांपल, मैं जिस नेविगेशन फ्रेमवर्क की बात कर रहा हूँ तो वो कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म के साथ भी काम करता है और जेटपैक कंपोज के साथ भी काम करता है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि वही यूज़ करके उस अपनी जो स्विफ्ट यूआई की नेविगेशन है उसको भी बिल्ड कर लें। लेकिन ये चीज़ मैं तब की जब मैंने उन सारी चीज़ों को बहुत इन डेप्थ पढ़ा हुआ था, सीखा हुआ था, उस पर काम किया हुआ था। तो आपको
आपको टाइम लगता है, आप सीखते हो नई चीज़ें, एक्सप्लोर करते हो, इन डेप्थ काम करते हो मुख्तलिफ चीज़ों पे, तो तब जाके आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हो। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ के सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सकते हो। हाँ, वो आपको हेल्प करता है डिज़ाइन पैटर्न, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन, इन सब चीज़ों को लर्न करने में। लेकिन जो प्रॉपर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सेंस है, वो मेरा ओपिनियन है कि वो टाइम आती है। अच्छा, हम एक दफ़ा यूनिट्स को देख लेते हैं, क्योंकि हमने आधे में छोड़ दी थी। अच्छा, यूनिट वन हमने ऑलमोस्ट एक्सप्लोर कर ली है, थोड़ी बहुत। अगर आप यहाँ पे देखें तो सिर्फ एक टेक्स्ट व्यू है, उसके पीछे एक इमेज है और एक आगे इमेज बनी हुई है। कोटलिन को भी हमने थोड़ा बहुत देख लिया, थोड़ा बहुत हमने जेटपैक कंपोज को भी देख लिया, और एंड्रॉइड स्टूडियो का भी ओवरव्यू ले लिया। जो सेकंड आपके पास वो है यूनिट है, उसके अंदर आपको कोटलिन की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और लैम्डास सीखेंगे, क्योंकि जेटपैक कंपोज के अंदर सारी चीज़ें या तो फंक्शंस हैं या फिर लैम्डास हैं। तो यही दो चीज़ें हैं, और इसी को यूज़ करके आप बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हो अपनी यूआई के। उसके बाद आप बटन क्लिक देखोगे, जैसे कि अभी हमने देखा कि बटन क्लिक पे कैसे चीज़ों को चेंज किया जाता है। उसके बाद कैलकुलेटर आप एक बनाओगे इसी यूनिट टू के अंदर, ठीक है, इन रेड जैसा कि यूनिट्स का नाम है इसी तरह। और साथ आपको ये पैचेस मिल जाएंगे जो कि राइट साइड पे हैं। उसके बाद आप लिस्ट देखोगे कि आप एक लिस्ट कैसे बना सकते हो इमेजेस से, फिर या लोकल इमेजेस डाल के। मतलब एक आपके अंदर वैसे एक क्वेश्चन है कि हम सिंपल एक प्रोग्रामिंग करते हैं, तो जब हमने किसी चीज को, सेम चीज को या डिफरेंट चीज को आइटरेट करना होता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? अगर किसी चीज पे आइटरेट करना है, तो कंपोज की मजे की चीज यही है कि आप लूप्स लगा के, लूप्स वैसे कोई बहुत इन जनरल बहुत ही ओवरव्यू काइंड ऑफ थिंग है, लेकिन अगर हम एक दफा दोबारा से अपने कोड के ऊपर जाएं, और किधर है हमारा कोड? हाँ, अच्छा, मैं अगर इसी फंक्शन को, अब क्योंकि एंड्रॉयड सीखो के अंदर हमने एक काम किया हुआ था, इस तरह से कॉलम लगाना पड़ेगा हमें। कोटलिन के अंदर एक लूप होता है जिसको रिपीट कहते हैं, ठीक है। ये रिपीट करता है फॉर टाइम्स, जितनी टाइम्स आप इसको बताओगे उतनी टाइम। तो अब सिंपल एक लूप लगाया हमने कॉलम के अंदर, और जितनी भी हमारा व्यू था वो रेप्लिकेट हो गया। अब मजे की बात है कि हर एक व्यू की अपनी स्टेट है, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। वो खुद ऑटोमेटिकली मैनेज हो रही है। उसकी वजह क्या है कि इसकी स्टेट्स अपनी हैं, ग्लोबल नहीं है। अगर ग्लोबल होती, कहीं पे बाहर होती, तो फिर हम उसको वो नहीं कर सकते। और अगर आप इसी कॉलम को
लेजी कॉलम कर दो और स्पीड की जगह आइटम्स लगा दो, और आइटम्स के अंदर कितने टाइम रिपीट करना है वो लगा दो। items। तो ये एक स्क्रॉलेबल लिस्ट बन गई है। तो बहुत इजी है ये जो आपका चैलेंज है, और होपफुली काफी सारे लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है वो है कि आपने नेविगेशन कैसे करनी है। नेविगेशन में वैसे जेटपैक कंपोज में बहुत डिफरेंट किस्म के फ्रेमवर्क्स ऑलरेडी मौजूद हैं। ठीक है, आप अगर आपने में से किसी ने फाइनाइट स्टेट मशीन पढ़ी हो वो यूज़ कर सकते हैं। इनका जो अपना नेविगेशन फ्रेमवर्क है वो यूज़ कर सकते हैं, अपनी नेविगेशन बना सकते हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज़ अ फंक्शन। तो आप फंक्शंस के साथ कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद कनेक्ट टू इंटरनेट है कि आप इंटरनेट से जो रेस्ट एपीआई के थ्रू डाटा कैसे ले सकते हैं, और बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं आर्किटेक्चर की, कि आपने पूरा अगेन वही डेवलपर और इंजीनियर वाली बात है कि जो इंजीनियर होता है वो आर्किटेक्चर का माहिर होता है। तो इसलिए आपके लिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। अगर आप पांचों यूनिट्स कंप्लीट कर सकते तो आपको स्वैग्स मिलेंगे। ठीक है, और आपको बैचेस मिलेंगे और आपकी रिकग्निशन मिलेगी। जून 2 से स्टार्ट है और जुलाई 3 तक जाएगा। और ये सारे स्वैग्स आपको मिलेंगे, की चैन, मग, स्टिकर, एंड्रॉइड कैप वगैरह। तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी, और ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर डिलीवर होगी। तो ये आपने लाजमी ध्यान में रखना है कि अगर आप पाकिस्तान के बाहर हैं, बेशक आप पाकिस्तानी हैं लेकिन बाहर ये डिलीवर नहीं होगा। तो थैंक यू, हैप्पी लर्निंग। अगर आप किसी का कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो ओवर टू यू उमर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आकाश भाई आंसर कर देंगे। एंड अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच काशी भाई, really insightful sessions. Even I learned a lot of things today about Android. हालांकि मुझे काफ़ी सारी चीज़ों का पहले से भी आइडिया था, मैंने क्योंकि सीज़न 1 जो था एंड्रॉयड सीखो का वो भी अटेंड किया था, बट उसके बावजूद काफ़ी कुछ मैंने सीखा आज। सो ऑल क्रेडिट गोज़ टू यू। बड़े ही सिंपल तरीके से समझाया। आई होप के जितने भी अटेंडीज थे उनको चीज़ें जो हैं वो अच्छे से समझ आ गई होंगी, एंड दे कैन नाउ इजीली कंटिन्यू देयर एंड्रॉयड जर्नी। सो या थैंक यू एवरीवन अच्छा फॉर उमर, जॉइनिंग। हम सॉरी टू इंटरप्ट, हम एक इनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं ना। यस आई थिंक लोग बहुत कम हैं आई थिंक, बट मैं लिंक शेयर कर देता हूँ एक ग्रुप का। जस्ट give me some second. ओके सो मैं शेयर कर देता हूँ लिंक ग्रुप। मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो शेयर कर रहा हूँ चैट में। आप सब लोग जो है वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। देन फिर एंड्रॉयड सीखो में जो भी आप लाइक जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, ठीक है, वो उस ग्रुप में आपको शेयर कर दी जाएगी। प्लस अगर आप किसी जगह पे जो है स्टक हो जाते हैं, ठीक है, या आप किसी जगह पे आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जो है आपकी हेल्प कर देंगे। ऑल्सो रिलेटेड टू एंड्रॉयड के एंड्रॉयड में और आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी हैं, तो गूगल जो है एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है, एसोसिएट एंड्रॉयड डेवलपर की सर्टिफिकेशन ऑफिशियल फ्रॉम गूगल। सो अगर आप
गूगल की ऑफिशियल साइट से इसी तरीके से लर्निंग पाथ्स कंप्लीट करते हैं और एंड्रॉयड को सीखते रहते हैं, और जो कि लेटेस्ट एंड्रॉयड है, आई मीन जेटपैक, कंपोज और कोटलिन में अगर आप चीज़ें सीखते हैं, सो आप उस सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, जब आप समझें कि यू हैव प्रीटी गुड नॉलेज ऑफ एंड्रॉयड, और आपने जब थोड़ा सा रियल लाइफ में काम कर लिया हो, आई मीन रियल लाइफ से मुराद ये है कि आपने काफ़ी सारी ऐप्स डेवलप कर ली हूँ, प्रैक्टिस ऐप कह सकते हैं, या एज ए प्रोजेक्ट आपने डेवलप कर लिया हूँ, तब आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप GDSE के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो आप मुझे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं अबाउट दैट एग्ज़ाम वाउचर, तो आपको आप फ्री में भी उस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। तो गूगल जो है वो वाउचर्स शेयर करता रहता है टाइम टू टाइम, लाइक इट डिपेंड्स अपॉन टाइम। तो आप बस एक बार आप जो एंड्रॉइड सीखो वाला ग्रुप है, बेशक आप इसमें ही एक बार पूछ लीजिएगा जब आपने वो सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम के लिए अपेयर होना हो, ताकि उस वक्त फिर आपको बता दें कि किस टाइम वो वाउचर्स वगैरह अवेलेबल हो सकते हैं। सो आप फिर लाइक गूगल से ऑफिशियली सर्टिफाइड हो सकते हैं एज एन एसोसिएट एंड्रॉइड डेवलपर, और वो आपकी फिर काफ़ी हेल्प करेगा, बिकॉज वो जो एक सर्टिफिकेशन है वो एक ऑफिशियल सर्टिफिकेशन है और है भी गूगल की तरफ से, तो वो काफ़ी इम्पैक्ट रखती है फिर। प्लस everyone for joining this session. I hope you got some really useful insights and learning this session. And या एंड्रॉयड सीखो के लिए आप जो है रजिस्टर कर लें, ठीक है, उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके, ताकि फिर आप जो भी लर्निंग करें यूनिट्स की, जो कि यूनिट्स आपको दिए गए वहाँ पे एंड्रॉयड सीखो में जो स्टेप्स मेंशन है, उस स्टेप्स में आपका रजिस्ट्रेशन का स्टेप भी है, आपका गूगल डेवलपर प्रोफाइल का स्टेप भी है, आपके जितने भी यूनिट्स आपने कंप्लीट करने हैं उनके स्टेप्स भी दिए हुए हैं, ठीक है, वो सारे यूनिट्स के लिंक्स भी अवेलेबल हैं, और साथ में जो है और इसके अलावा जो कोई स्टेप करना है उसके लिंक्स वगैरह भी अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से जाके सारे स्टेप्स को कंप्लीट कर सकते हैं। सो कैन डू रजिस्टर देयर, ठीक है, मैं उसका लिंक जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ। एंड या थैंक यू एवरीवन, एंड थैंक यू काशिफ भाई, अगेन थैंक यू फॉर डिलीवरिंग एन ऑसम सेशन टुडे। थैंक यू मैश। अटेंडीज भी ज़्यादा नहीं थे, बट जो थे उन्हें आई होप कि काफ़ी कुछ सीखा होगा। एंड या with that note, we are signing off. Allah Hafiz everyone. Hafiz everyone. Thank you for joining. I hope सबको कुछ सीखने का मौका मिला। Thank you.